कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर कौमी असम्बली की 6 माह से खाली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पर महमूद अचकजई बराजमान हो ही गए। उनकी तकर्रुरी के पीछे पसे पर्दा क्या कुछ तय पाया है, इसका खुलासा तो शायद ही जल्द हो, लेकिन बानी पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार की तकर्रुरी बहरे हाल हैरान कुन जरूर है। क्या अब ट्रेजरी और अपोजिशन के माबैन ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान की मुमकिना तबाहकुन जवाबी कार्रवाई के खौफ के बायस ट्रंप से फौजी कार्रवाई मुलतवी करने की अपील की है, जबकि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने भी अमरीकी सदर को हमला मुलतवी करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप को मशवरा दिया गया है कि ईरान पर हमले से ईरानी हुकूमत खत्म नहीं होगी, बल्कि उसके नतीजे में पूरे खित्ते में वसी पैमाने पर जंग छिड़ने का खदशा है। अमरीका का असल प्लान क्या है? इन तमाम इशूज के साथ साथ पाकिस्तान समेत 75 मुमालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेशन वीजा प्रोसेस की मुअत्तली समेत दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ और मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपके ऐसे सलाम पे मैं भी वालेकुम अस्सलाम कहा करूँगी। गुड, क्योंकि अब आप तैयारी के साथ सलाम करते हैं। पहले मैं सलाम वालेकुम कहता था, हाँ। लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, अब मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। चले, लोगों के कहने पर आपने बदल दिया अपना देखो अंदाज। क्यों नहीं, अच्छा सजेशन था। हाँ, वेरी नाइस मफलर। तारीफ कर मफलर, सकती स्कार्फ, क्रावेट, कॉल इट व्हाट यू विल। but it's looking very good actually. The colors it has like green and kind of maroon. यस, ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम याद आ रहा है इससे मुझे। ग्रीन तो पाकिस्तान है ना। या ग्रीन इज पाकिस्तान बट मैरून इज देयर। तो मैरून, हाँ मैरून इज देयर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे में ग्रीन एंड रेड है। अच्छा, हाँ ग्रीन। तो ये आप कुछ इसमें से इशारा समझ रहे हैं? इशारा आपको ये दे रही हो कि बहुत अरसे से पीटीआई के लिए रेड कार्ड था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हरी झंडी। बिहाइंड द सीन्स क्या चला कि 5 माह से जो तकर्री रोके रखी, यकदम ऐसा क्या हुआ कि उनको अपॉइंट कर दिया गया एंड द स्पीकर साहब इज प्लीज टू अपॉइंट हिम। ओके, एंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं कनाडा के या ओवरसीज़, वो सारे इसको वेलकम कर रहे हैं। और इवन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रीट्वीट किया जा रहा है उनके ट्वीट्स को कि इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की तरफ एक कदम है। क्वेश्चन इज स्टिल देयर, 5 महीने के बाद क्यों और कैसे, और क्या इसके पीछे किसी स्टेट्समैन का हाथ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एनी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन फॉर मुज़ाकरात अच्छे स्टेप है ना। तो ये इसके साथ तो ये होगा कि पहले अब बैठेंगे इकट्ठे, बहुत सी बातें जो हैं जो पहले तय नहीं हो पा रही थी, कमेटी से ये छोड़ गए और बहुत कुछ हो रहा था बातें। तो अगर ऑपोजिशन लीडर होंगे तो फिर ये विल सारा दिन वॉकआउट तो नहीं करेंगे ना, फिर वहाँ बैठ के कोई बातचीत होगी। हो सकता है इसके साथ वापस कुछ कमेटीज़ में पीटीआई वापस आ जाए, स्टैंडिंग कमेटीज़ में वापस आ जाए, और बहुत से इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन का इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन नामुमकिन लग रही थी ना, जैसे महमूद अचकज़ई साहब की रेजिस्टेंस और एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी की आप बात करते रहे, ये कैसे हो गया? हाँ, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है। 5 महीने नहीं होने दिया जी, कभी इधर कभी उधर लारी लपा है। और उन्होंने एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए और ऐलानात किए, और स्ट्रीट मूवमेंट भी चल रही है। सुहेल अफरीदी साहब की उनकी तैयारी 8 फरवरी को एहतजाज है। एक तो 8 फरवरी सर पे चढ़ा हुआ है। हाँ। और इसके पीछे एक और भी चीज़ चढ़ी हुई है जो कि गेम चल रही है। मैं समझता हूँ कि वो साइलेंट गेम है। वो साइलेंट गेम क्या है? क्या आपने देखा जब ये पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया था जी, वेलकम किया, टोपियाँ पहनाई, अजरक पहनाए और जफिया शफिया डाली, ऐसे ही है ना। हाँ। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये लेवरेजिंग हो रही है, और ये देखिएगा आप कि आखिर में आगे पीपल्स पार्टी भाग जाएगी और ये जलसे के लिए दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स जी। और वही हुआ जी, बदमज़गी। मैंने आपसे कहा था ये क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी? इसलिए कर रही है ये, दिस वाज अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर है 3-4 इश्यूज़ के ऊपर, जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। NFC अवार्ड है, लोकल गवर्नमेंट्स है, और प्रोविंसेस हैं, पानी के मसले हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं ना। तो पीपल्स पार्टी बड़े प्रेशर में थी। तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा, जिसे कहते हैं लेवरेजिंग करी, कि फिर अगर हम भी तो तारीख
राहों में है ना, हम भी गेम खेल सकते हैं ना। अगर आप ये प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारी तरफ से भी फिर काउंटर प्रेशर ले लें आप। अच्छा। तो ये काउंटर प्रेशर यही था कि पीटीआई के साथ मिलके उनकी कोई सहूलत कर दी जाए। बिकॉज मेन थ्रेट टू द गवर्नमेंट एंड द हाइब्रिड गवर्नमेंट रेजीम इज फ्रॉम पीटीआई ना। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो फिर यही हुआ जो मेरा तवक्को थी कि ये होगा, कि कोई पैगाम आ गया होगा, ओए बस करो, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ जा रहे हो, थोड़ा खिंच के रखो इन्हों, नहीं तो तुसी भी ठीक हो जाओगे। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी यू टर्न ली थोड़ी सी। अच्छा। और मैं पहले दिन से मुझे पता था कि ये जो किस वजह से ये कर रहे हैं, और फिर जब इनको पैगाम आएगा तो जब ये ओवर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा पीछे हट जाएंगे। तो वही हुआ। अब आप देखिए कि मैंने ये क्यों ये बात कही, मैं समझता हूँ नून लीग भी इसी गेम में आ गई है अब। अच्छा। हाँ, नून लीग के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है ना। आपने देखा पिछले 2-3 माह से बातें चल रही हैं, वंडर बॉय, नया फाइनेंस मिनिस्टर, नई कैबिनेट के अंदर टेक्नोक्रेट्स, ये बातें चल रही है ना। परफॉर्मेंस नहीं है। और जनरल सरफराज साहब कह रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेसी बड़े इश्यूज क्रिएट कर रही है, डिलीवरी नहीं हो रही, वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं मगर जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। तो ऐसे ही है। इसका मतलब है कि देयर वाज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट आल्सो, जैसे देयर वाज प्रेशर ऑन द पीपल्स पार्टी, आई थिंक देयर वाज प्रेशर ऑन द नून लीग आल्सो। फिर ये भी बात चल रही थी कि जी मरियम नवाज शरीफ के जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़े अच्छे हैं पीस मील, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, पीटीआई की कमर नहीं टूट रही, पीटीआई अभी भी बड़ी पॉपुलर है पंजाब में। तो ये सारी बातें एक किस्म की तनकीद हो रही थी। और फिर यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा जी 6 माह की टाइम दे दिया, दे दी गई, हाँ दे दिया गया है कि 6 माह के अंदर तरदीद चलवाई गई, हाँ फिर तरदीद चलाई गई। और तो मैं उसी वक्त आपसे ये कह रहा था कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, कोई गवर्नमेंट तब्दील होने नहीं जा रही, कोई शहबाज शरीफ साहब की जगह पे कोई नया बंदा नहीं आ रहा, मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और क्योंकि तकलीफ़ हो रही है ना, जब ग्रोथ नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है, रियल वेजेस गिर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो आपने स्टेबल तो कर लिया इकॉनमी को, मगर वो जो दूसरा पार्ट है ऑफ ग्रोथ वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सारी तनकीद जो है वो जा रही है वहाँ। क्योंकि वो कहते हैं, लोग यही कहते हैं ना, ये उन्हों दी गवर्नमेंट है, कहते हैं फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, और फॉर्म 47 किसने करवाया है। तो इसलिए वो बड़े सेंसिटिव हो गए इन चीज़ों से। अच्छा। कि जी ये सारी जो बोझ है वो हमारे ऊपर आ रहा है, गवर्नमेंट अपना बोझ नहीं उठा रही। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को कोई नहीं क्रिटिसाइज़ करता ना, वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी ने बनाई है, जो उन्हीं की हाइब्रिड रजीम है। हाँ हाइब्रिड रजीम है, तो बॉस कौन है। हाँ। हम भी यही कहते रहते हैं बॉस कौन है। तो अब बात ये है कि आई थिंक ये तकलीफ जैसे कहते हैं ना थोड़ी सी, वो पंजाबी का चुभ रही है गल है। तो फिर वहाँ से काउंटर आया कि जी ये काबीना के अंदर प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट्स लेके आएँ, ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी करें, टैक्सेस को रिड्यूस करें, ये सारी बातें आ रही है ना जी। ये गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद आ रही है। कहाँ से तनकीद आ रही है? जाहिर है फीड किया जाता ना कि यार ये मसले हैं, जब आप बात करते हैं उन लोगों के साथ तो आगे से इस किस्म के कंप्लेंट्स आते हैं, तो फिर ये इट बिकम्स। तो मैं समझता हूँ नून लीग भी अंडर प्रेशर है। अच्छा। जैसे पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है टू गिव अप इट्स डिमांड्स, सिमिलरली, और उसको काउंटर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा सा प्रेशर, काउंटर प्रेशर क्रिएट किया है। उधर नून लीग ने के ऊपर भी प्रेशर है इसी किस्म का। तो अब मेरा ख्याल है नून लीग ने भी एक काउंटर करने के लिए एक छोटी सी ये चीज़ चल दी है। अच्छा, ये नून लीग की वजह से हुआ। अब बात यह है कि एक तरफ तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कोई बात नहीं करते चेक किए बगैर, कोई मेजर फैसला नहीं करते, ऐसे ही है ना जी। आप कहते हैं कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं कहता हूँ कि वो हर बात पूछ के करते हैं। हाँ। तो अगर ये बात काउंटर करने की बात है, हाँ, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कैसे इजाज़त दे दी? हाँ, कैसे हो गया? और स्पीकर साहब तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर करते कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या जवाब? इसका क्या जवाब है? हाँ, हाँ, क्या है? तो ये मैंने खुद ही सवाल पूछा, अब खुद ही जवाब दूँ। नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ कि वो पीपल्स पार्टी और वो PMLN जो अभी तक सिस्टम को चला रही है, और कोई एक चीज़ भी, पत्ता भी यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता, वो ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकती? कैसे करती? अच्छा, अब इसके मैं समझता हूँ दो एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जो मैंने कहा कि काउंटर प्रेशर है। जाहिर है ये इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब तो नहीं आ सकता। अच्छा। और स्पीकर साहब ये फैसला प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर कर नहीं सकते, ये हमें पता ना, हकीकत ये है, रियलिज्म यही है, ठीक है। तो अगर स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेके ये अनाउंस किया है, और साथ साथ हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई इस किस्म की चीज़ पूछे बगैर करते नहीं हैं,
तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने किससे पूछा? अपने बड़े भाई से पूछा या बड़े भाई या बड़े साहब से पूछा? बड़े साहब से पूछा जी। ठीक। हाँ। यह हो सकता है दोनों से पूछा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो वो दोनों से पूछते हैं। हाँ। वो पहले इधर पूछते हैं, हाँ। फिर उधर बताते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बड़े साहब ने कहा कि ऐसे करो, तो शहबाज साहब ने करना हुआ, सोचा कि प्रॉब्लम ना बन जाए, तो वो बड़े भाई से पूछ लेते हैं कि वो बड़े साहब ये कह रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि बड़ा भाई कहता है कि यार बड़ा प्रेशर पै रहा है, तुसी भी काउंटर करो, असी लम्बे तो नहीं पै जाना, ऐसे उड़ जावांगे। अच्छा। फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈਏ। अच्छा। ਤੇ फिर शहबाज शरीफ से इधरों आया प्रेशर, बड़े भाई की बात सुन के बड़े साहब को फ़ोन किया होगा। अच्छा। जैसे बड़े साहब की बात सुन के बड़े भाई को फ़ोन करते हैं, तो उधर से फिर बड़े साहब ने ये कहा होगा कि पहले तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव लाइक्ड इट। बड़े साहब को ये बात पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज दे डोंट लाइक अचकज़ई साहब, ठीक है ना, एंड दे थिंक ही इज़ अ ट्रबल मेकर। और उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगाए हुए उन्होंने पहले कि वो एंटी पाकिस्तान ये वो, और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब के नामजद करता है वो। हाँ एब्सोल्युटली। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ बात पसंद तो नहीं आई होगी, मगर मेरा ख्याल है फिर यहाँ से ये कहा गया होगा कि देखिए नथिंग टू वरी अबाउट, कोई एक्सक्यूज़ दिया होगा कि इसको जाने दें, लेट अस डू इट, इसके विल कंट्रोल इट, मे फर्स्ट वी विल ट्राई एंड कन्विंस कि 8 तारीख की जो स्ट्राइक कॉल है इसको ना करें आप। अच्छा। अगर आपने हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठना है और बैठ के बातचीत करनी है, ठीक है ना, तो फिर आप ये 8 फरवरी वाली चीज़ को कैंसिल करें। और अभी तो बहुत टाइम है ना, हाँ अभी तो वो महीना पड़ा है, तो महीने के अंदर अगर ये बैठते हैं अपोजिशन लीडर और फिर जल्दी से कमिटीज़ बन जाती हैं और ये कोई थोड़ी बहुत तावन होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट दी हो कि आप फिक्र ना करें, हम इनको कन्विंस कर लेंगे कि 8 तारीख मत करें, आप इनको थोड़ी सी स्पेस दे दें, इनको जितनी आप स्पेस इनको डिनाई करेंगे पीटीआई को, उतना ये स्ट्रीट सड़कों की तरफ जाएंगे। कामयाब तो नहीं होंगे मगर तंग तो करेंगे ना। अच्छा। जैसे आप कर रहे हैं। आई मीन कोई गारंटी नहीं है कि इनके लिए बहुत से लोग निकलेंगे या पहिया जाम हो जाएगा, मगर क्योंकि बदमज़गी हो जाएगी और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाती है ना इस किस्म की चीज़ के साथ, जो कि पीटीआई का मकसद यही है कि कीप इट अनस्टेबल। और गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का या हाइब्रिड गवर्नमेंट का ये रिक्वायरमेंट है कि स्टेबिलिटी हो। और बड़े साहब की तरफ से ये भी तो है ना आयशा कि ग्रोथ करो, आप लोग इकोनॉमी को अब बस करो। IMF आप सुन रहे हो, आप ख्वाजा आसिफ कह रहा है वो 6 महीने बाद हम सानू IMF की जरूरत नहीं रहेगी, ड्यू टू हमारे 10 बिलियन आ रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ F-17 JF-17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको बहुत बड़ा बना के बनाया जा रहा है। वो आएंगे बट कितने आपको मिलेंगे और कितने चाइना को जाएंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। हाँ, वो भी एक वो किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या वर्कआउट करती है। अच्छा। बिकॉज अभी मैं इधर नहीं जाता, बट सो ख्वाजा साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। अब उधर से भी बड़े साहब की तरफ से भी ये आ रहा है कि यार IMF ने तो स्क्वीज़ कर दिया सबको, अब हो गया ना, 1 साल से स्टेबल हो गई है, अब बहुत हो गया, बस करें इसको, अब ग्रोथ दिखाएं, अब ग्रोथ की तरफ जाए, थोड़ा सा कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, हाँ ये सारी। तो उसके सिलसिले में फिर शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए। वंडर बॉय के बाद तो अब भी वो बताना चाह रहे हैं कि आई एम द वंडर मैन। तो वो देखिए ना, वो कमिटीज़ बना रहे हैं जी। कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की, अभी कल ही की खबर है मेरा जी 2 दिन पहले की, लेकिन पब्लिश कि हम सारी सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है, ऐसा इकबाल को बना दिया उसका हेड, और कहा है कि फौज के अंदर जिस तरीके से प्रमोशन, ट्रांसफर्स और मार्किंग्स होती हैं एंड तो वो ही फॉलो करें आप। यहाँ तो ये है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि हर ब्यूरोक्रेट की तवक्को होती है कि वो नॉर्मल ऑल द वे अप टू 21 और 22 जाएगा, उससे पहले कोई रिटायर नहीं होता जी। OST बनते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिटिकल फ्लेवर, मगर दे ऑल कीप गेटिंग प्रमोटेड एंड 21 तक तो जाते हैं ना ये जी। उससे पहले ये रिटायर नहीं होते मोस्ट ऑफ देम। कुछ होते हैं जो उससे पहले रिटायर हो जाते हैं, बट मोस्टली दे गो अप टू 21 एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, और 22 पे जाके थोड़ी सी छांटी होती है। ओके, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग प्रमोट हो जाते हैं, मगर फौज के अंदर तो वो पिरामिड है ना, ऐसे करके शुरू बेस बड़ा, हर स्टेज पे छांटी होती जाती है, स्क्रूटनी होती है, इसीलिए आप देखते हैं ना कि कैप्टन से भी रिटायरमेंट हो जाती है, मेजर पे भी हो जाती है, कर्नल पे भी हो जाती है, ब्रिगेडियर पे भी हो जाती है, मेजर जनरल पे भी हो जाती है।
तो उनका जो सिस्टम है इट्स लाइक अ पिरामिड। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये कहा गया है कि जो फ़ौज के अंदर प्रमोशंस का सिस्टम है और इवैल्यूएशन का सिस्टम है और ट्रेनिंग का सिस्टम है, और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ये अभी एक नया इनिशिएटिव है। सो आई थिंक इस किस्म की और भी उन्होंने एक ताजरों की कमेटी बना दी है मेरा ख्याल है। अदर एज वेल, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा हर है, चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि ये कोई नए रिफॉर्म्स हम कैरी आउट करें। प्रेशर आ गया ना जी कि जी अब कुछ करें, ग्रोथ करके दिखाएं। उन्होंने आगे उनको ये कहा होगा बड़े साहब को कि हम मैनेज कर लेंगे। एक रीज़न ये कि शायद हम 8 वाला फरवरी वाला उसको मुलतवी करवा दें या टोकन एहतजाज करवा दें। दूसरा ये कि अगर ये बात फिर भी हमारी नहीं मानते तो अभी तो चैलेंज हो जाएगा, हम करवा देंगे। ये तकर्रुरी चैलेंज अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि कन्विक्टेड तो फैसला कर नहीं सकता, तो वो एक पिटिशन चली जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कि क्या अचकज़ई साहब बन भी सकते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नहीं। तो मतलब है ये ऐसी चीज़ है जिसके गवर्नमेंट अगर ढील देना चाहे तो ढील दे देगी, अगर खींचना चाहे तो खींच सकती है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े साहब खुश नहीं होंगे इससे, मगर उन्होंने अपोज नहीं किया होगा क्योंकि उनको ये आर्ग्यूमेंट्स दो दी गई होंगी। एक ये कि डिफ्यूज़ हो जाएगी जो स्ट्रीट मूवमेंट है, प्रेशर कम हो जाएगा, चलने दें आगे। दूसरा ये कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो, अगर ये फिर भी इसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर भी गड़बड़ करें, सड़कों पे भी गर्म करें, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे पिटिशन हो जाएगी और देखा जाएगा क्या इसको रखना है हमने कि नहीं रखना। तो आई थिंक ये दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा सेठ साहब, मुलाकात बहुत अरसे से रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात का कोई चांस नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपॉइंटमेंट हुई उनकी तकर्रुरी अपोजिशन लीडर के तौर पर हुई तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मुलाकात अजहद ज़रूरी है कि अब हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी वापस आने की बात या इजाज़त उनसे चाहेंगे। मुलाकात महमूद अचकज़ई साहब की हो पाएगी आइंदा के लाहे अमल के लिए इमरान खान साहब? आई डोंट नो, ये तो डिपेंड करता है कि अचकज़ई साहब अब अगले एक महीने के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या एश्योरेंसेस मिलती हैं। क्या अचकज़ई साहब इनसे जब बात करेंगे ये कहेंगे जी मैं जाके खान को कन्विंस करता हूँ, मुझे मिलने दें, मैं कन्विंस करता हूँ कि 8 फरवरी को कॉल ऑफ कर लें हम। अच्छा। और हमें यहाँ मौका दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर इस बात को आगे बढ़ाने का, हमारे जो डिमांड्स हैं। तो अभी वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कमेटी बनी है, मूवमेंट, उन्होंने भी तो देखा ना कि ये किधर जा रही है बात, तो उन्होंने भी अपने लंबे चौड़े डिमांड्स पेश कर दिए ना। वो कहते हैं कि फरवरी ये जो इलेक्शन हुई है फॉर्म 47 वाली इसको रिवर्स करें। उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के उधर नहीं गए। हाँ, मगर उन्होंने और बहुत सी बातें कर दी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, 27 और 26 नहीं मानते हम, एंड सो ऑन। बहुत सी लंबे चौड़े डिमांड्स कर दी। और 8 फरवरी को पहिया जाम का भी उन्होंने ऐलान किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो करेंगे। बिल्कुल हार्ड लाइन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कि पार्लियामेंट के अंदर एंड आउटसाइड एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता हाइब्रिड गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। तो ये है बार्गेनिंग कि आप मैक्सिमम डिमांड क्रिएट करते हैं। सेटलमेंट होती है मिनिमल के ऊपर, मैक्सिमम डिमांड होती है, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज मिनिमल पे होती है जहां दोनों साइड्स एग्री कर दें। तो इधर से मैक्सिमम डिमांड्स आ गए। अब जब वो अचकज़ई साहब बैठेंगे स्पीकर के साथ या कमेटियां वहाँ बनेंगी डिस्कशन के लिए, तो फिर देखिएगा क्या होता है। और ये पीटीआई के पास एक माह है टू डिसाइड। अगर पॉजिटिव चीज़ चल रही और अचकज़ई साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लिए तो देन ही माइट इवन बी अलाउड टू मीट इमरान खान। बट अगर ये लगा ऐसे ही कि ये तो उल्टा गले पड़ रही है, ये बात बाहर भी चल रहा है दमादम मस्कल अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हर चीज़ के ऊपर रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो देन आई थिंक दे विल मूव टू डिस्क्वालीफाई हिम लेटर। अच्छा, ये एक पीटीआई के अंदर ये एक ओपिनियन है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं था जो अपोजिशन लीडर बनने के अहल होता उमर अयूब साहब के बाद। तो पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर, तंजीम पर क्या असर होगा महमूद अचकज़ई साहब की तकर्रुरी से? और पार्लियामेंट के अंदर क्या हालात बेहतर होंगे? जैसे बैरिस्टर गौहर तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा शगुन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मामलात इससे देखिए, बैरिस्टर गौहर तो पहले दिन से यही कह रहे हैं ना, पीटीआई वाले सारे खुश हैं जो नहीं चाहते स्ट्रीट मूवमेंट। अच्छा, जो नहीं चाहते, यानी टकराव नहीं चाहते, वो खुश हैं, सारे खुश हैं कि शायद यही रास्ता जो पहले दिन से वो कह रहे हैं। और अचकज़ई साहब क्योंकि हार्डलाइनर है, अगर ये रास्ता वो इख्तियार करें तो फिर सारे पीछे आ जाएंगे इनके। अच्छा। क्योंकि अकेला तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना खान के खिलाफ। ओके। और क्योंकि इनको खान ने नॉमिनेट किया है, तो अगर ये लाइन ये लेते हैं
तो फिर सारे इनके पीछे आ जाएंगे। सलमान राजा भी बड़ा खुश होगा, बैरिस्टर साहब भी बड़े खुश हैं, और अपने अफरीदी साहब जो हैं वो कहेंगे हाँ वो खान ने नॉमिनेट किया हुआ है तो ठीक है, उनके कहने के ऊपर हम मुलतवी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो आई थिंक ये कराची में जो कुछ हुआ है ना, अच्छा, इससे साथ थोड़ी सी रीअसेसमेंट हुई है कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है ना, ठीक, और तो अब ये है कि वी हैव टू वेट एंड सी अचकज़ई साहब क्या पोजीशन लेते हैं और पीटीआई क्या पोजीशन लेती है। इस वक्त तो बड़े खुश हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर हैप्पी कि पार्लियामेंट के अंदर इनको रास्ता मिल रहा है। जी सेठी साहब, जैसे आपने बात की और जो बड़ा उम्दा इशारा आपने दिया कि महमूद अचकज़ई साहब की तकर्रुरी के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस या उनके कुछ खौफ हैं, अनजाने खौफ जो आने वाले वक्तों में आ सकते हैं सामने। अब पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से जो रीट्वीट किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्पेस वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, इस तकर्रुरी के पीछे ये हाथ है। महमूद अचकज़ई साहब ने कुछ दिन पहले लाहौर का भी विजिट किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर कुछ राब्ते हुए होंगे नवाज शरीफ साहब के महमूद अचकज़ई साहब से, या पीटीआई कहीं ऑन बोर्ड थी कि हम ये कर लेते हैं तो आप इसके बाद हमें ये प्रोवाइड करें? ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे नहीं ये चीज़ें होती, बिहाइंड द सीन कॉन्टेक्ट्स हुए होंगे और नवाज शरीफ साहब का किरदार होगा। आई डोंट नो, बट मैंने जब कहा ना आपसे कि बड़ा भाई और बड़े साहब, तो फिर आप इशारा तो समझ ही जाए ना। देखिए ये चीज़ विदाउट ओके फ्रॉम बड़े भाई, अच्छा, एंड विदाउट अ नॉड फ्रॉम बड़े साहब, ये होना नहीं था। ये अगर एक भी ना करता ना ठीक, तो ये नहीं होनी थी, पर फंस जानी थी, जैसे पहले फंसी हुई थी बात। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि दे हैव डिसाइडेड, बड़े भाई एंड प्राइम मिनिस्टर एंड नून लीग, कि जैसे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गेम खेली है, हमें भी खेलनी चाहिए। okay. हम तो बिल्कुल ही लेट गए हैं, ठीक, और हम थोड़ा सा अपना एस्केप रूट भी रखें। okay. बहुत तनकीद हो रही थी ना नून पे ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो सिर्फ एक तरफ से आ रही थी, ये तो हर जगह से आनी शुरू हो गई थी, एंड दे वर फीलिंग बैड एंड वीक। तो आई थिंक उन्होंने भी थोड़ा सा रीअसर्ट करने की कोशिश की। अच्छा, ये वो वाली साइड है। दूसरी साइड पे क्या कोई आप डील को भी देख रहे हैं कि कोई डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी स्टेज पे चल रही है? नो, ओके, नो डील, ओके। और इमरान खान साहब से अगर कोई मुलाकात हो जाती है तो इस प्रोसेस को सबोटाज नहीं करेंगे, वो कमेटियों में वापस जाने की इजाज़त दे देंगे जिससे उन्होंने निकलने का हुक्म दिया था? आई थिंक सो, अदरवाइज ये इतनी बात आगे ना जाती। ठीक है। और अब असेंबली की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चला करेगी, उस तरह से ये नहीं कि मैंने कहा कि चला करेगी, हाँ, मैंने कहा कि ये कोशिश होगी कि उसको हस्बे मामूल एक चलाया जाए लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन। तो पीटीआई वाज नॉट बिहेविंग लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, वो तो सड़कों की बात करते थे। अच्छा, मैक्सिमम डिमांड्स थे उनके कि जी ख़त्म करो इस पार्लियामेंट को, नए इलेक्शन कराओ, ये करो, इमरान को निकालो, तो वो तो होना नहीं है। अच्छा, तो अब एक कदम पीटीआई को पीछे हटना पड़ेगा ना। तो अब बेसिकली ये मुझे जो लगता है वो ये होगा कि एक तो ये कहेंगे जी हम स्ट्रीट एजिटेशन बंद करते हैं, अच्छा, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, फौरी तौर पे उसको हम स्ट्रीट एजिटेशन को कम करते हैं। दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे। ये डिमांड होगी ना फ्रॉम द अदर साइड कि आपने ये उस किस्म की हरकतें नहीं करनी कि IMF बंद कर दे तो ये कर दे तो वो, और ये बस वो किया तो यू हैड इट। अच्छा, तो इनकी तरफ से ये, और दूसरा ये अब ये कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक तो ये कि हमें ना मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए खान को, दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर हमें ये आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, ये करें, वो करें, मज़ाकरात करें एंड सो ऑन। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नया चार्टर। चलो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ही उसमें भी बहुत बात हो सकती है, बड़ी लचक है उसके अंदर। ये तो नहीं है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स खत्म किए जाए। वो हो गई अमेंडमेंट, होगी वो तो वापस नहीं होगी। ये हो सकती बात, इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा, ठीक, कमेटी के अंदर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन होगा, बहुत सी अकाउंट्स कमेटी का हेड, और ऑल्सो इश्यूज लाइक लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और प्रोविंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगी, NFC के ऊपर जो डिस्कशंस है वो भी आ जाएंगी इनके अंदर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये दे विल ऑल बी ऑन द टेबल फॉर डिस्कशन। और इसका ये मतलब इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट नो चांस के खान साहब को ये बाहर निकाल दें, अभी उसकी कोई चांस नहीं है। अलबत्ता अच्छा, अगर आज खान साहब इसके बाद कोई बयान दें कि हमने स्ट्रीट एजिटेशन छोड़ दी है एंड वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, और हम इलेक्शन की हम डेट चाहते हैं, हमें बताएं कि कब अगली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, चले कब होनी है, 29 में होनी है, चलो आप वो कहेंगे जी
आप अगले साल कर ले इलेक्शन, और गवर्नमेंट कहेगी नहीं चलो आप 28 में कर लें, तो इस किस्म की बातें। फिर उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगी, इंटरिम गवर्नमेंट, ये सारे बहुत से इश्यूज हैं। इनके ऊपर अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो आई थिंक द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी हैप्पी, एंड आई थिंक द बिग बॉस विल नॉट बी अनहैप्पी कि चलो स्ट्रीट एजिटेशन ख़त्म हुई, डिस्टेबलाइजेशन ख़त्म हुई, देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, उन तक मसला हल होया ना। ठीक इस सारे मामले की वजह क्या बनी, और सेठ साहब ने जाते जाते ये भी बता दिया कि रिहाई कोई इतने क्लोज नहीं है। सवाल मेरा ये भी था सेठी साहब से कि क्या इस तकर्री के बाद हम समझें कि इमरान खान साहब की रिहाई की राह भी हमवार हो जाएगी? सेठ साहब को अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किस्सा मुख्तसर हेडलेस पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर मिल गया है, तो अब अगला कदम क्या, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या उस सिलसिले में PTI की कोई डिमांड्स होंगी और हुकूमत के साथ मामला आगे बढ़ेंगे? वक्त पर मुनस्सर है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, पूरी दुनिया में हलचल जो मची वो ईरान पर हमले के पेश नज़र थी। हमने पिछले हफ्ते उसका जो ग्राउंड रियलिटी का जायज़ा था वो हुसैन बाकरी साहब के वीडियो कॉल के थ्रू पेश किया, और उन्होंने बताया कि ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। बहरहाल आपने भी प्रिडिक्ट किया था कि रजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा, और हमें मगर मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये कर सकता है अटैक, और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका ने ये किया कि मुज़ाकरात के लिए टाइम बाय किया था, फिर एकदम हमला कर दिया था। अभी भी क्या ऐसा हो सकता है? ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमला होते होते कैसे रह गया? कुछ द टेलीग्राफ कह रहा है कि ऐन वक्त पर ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया, क्योंकि कुछ गल्फ कंट्रीज जो थी उन्होंने अमेरिका को बताया कि आप ऐसे ना करें, हम ईरान को समझा लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि नेतन्याहू के कहने पर, क्योंकि वो रिटेलिएशन के लिए तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जो पावरफुल सेक्टर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि आप अटैक कर भी लेते हैं तो रजीम चेंज की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इन तीनों में से सच क्या है, कैसे रुका? तीनों सही है। देखिए, इसके अलावा भी इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान ने एक बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है। जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना, कि जी सारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे दिखा दिया कि उसके B-1, B-52, B-3 बॉम्बर्स जो हैं वो सारे जा रहे हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन्स जा रहे हैं, जैसे कि अटैक आ रही है पक्का। तो ये तो दिखावा इसीलिए था कि वी आर गोइंग टू डू इट। उधर ईरान ने भी एक किया ना, फिर ईरान ने ये कर दिया कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं दे आर रेडी इन टारगेटिंग इजराइल एंड अमेरिकन बेसिस इन द रीजन। अमेरिकन बेसिस जो हैं वो सारे आपके अब्राहम अकॉर्ड कंट्रीज के अंदर है ना। तो अगर उनको अटैक किया ईरान ने तो दोज कंट्रीज विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई मीन, मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर UAE के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरने शुरू हो गए तो UAE की तो सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो सारा वो जो सब कुछ जो बनाया है, ऑल गो अप इन अ वेव ऑफ स्मोक। तो इसलिए एंड दीज कंट्रीज कांट अफोर्ड कि उनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर कोई असर पड़े। दे ऑल डिपेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेनर्स एंड सो ऑन। और तो इसलिए तो उनकी तरफ से प्रेशर तो डेफिनेटली होगा कि यार अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, बिकॉज दिस ट्रैवल एट मतलब मल्टीपल टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और उनको रोकना इतना आसान नहीं है। सो कॉल्ड इसराइल की जो आयरन कर्टन है, ये क्या है, आयरन डोम। और फिर ये भी सब ने बताया कि सारी जो आयरन डोम की जो सप्लाई लाइन्स हैं वो अमेरिका से आती हैं। द मिसाइल्स दैट आर यूज्ड टू ड्राउन, टू नॉक आउट इनकमिंग मिसाइल्स और इनकमिंग एयरक्राफ्ट, तो वो तो सारा अमेरिकन सप्लाई करता है, इसराइल के पास तो नहीं है। अमेरिकन सप्लाईज भी उन्होंने पिछली दफ़ा जब अटैक किया था तो दे यूज्ड अप अ लॉट ऑफ देयर स्टॉक पाइल। तो इसलिए देयर इज रियल स्केयर कि अगर रेजीम चेंज नहीं होती और ईरान काउंटर अटैक करता है तो बहुत डेवस्टेशन हो जाएगी मिडल ईस्ट के अंदर, स्पेशली ऑन इसराइल एंड ऑल्सो इन दिस अदर अब्राहम अकॉर्ड कंट्रीज। अच्छा, 4-5 जो हैं। इसीलिए आई थिंक इसराइल ने भी कहा होगा कि अभी ठहर जाए। आपने कोशिश की रेजीम चेंज करने की, आपने इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी चला दिया, इंटरनेट भी रिस्टोर करा दिया, वहाँ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, CIA एजेंट्स भी हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, मगर उनका कोई असर नहीं हो रहा ज़्यादा। स्टारलिंक को डाउन कर दिया है ईरान ने विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना। तो ईरान खुद तो नहीं कर सकता था जी, वो टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं उनके पास। तो रशियंस एंड चाइनीज़ ने करके उनको बचा लिया फ्रॉम
स्टारलिंक जी, सो स्टारलिंक वीडियो लिंक इज आउट, इंटरनेट इज आउट। तो वो जो सारी इस्तेमाल किया जा रहा था, एक बेस बनाया जा रहा था, वो बेस नहीं बनाना। और वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, इन्होंने ईरानियन रजीम ने काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए जी, हक में हुकूमत के हुकूमत मुजाहरे के हक हुए में। हैं और बड़ी फिर वो तादाद जो में। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने तो बिल्कुल अपना ये क्लियर कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए, वी आर 100,000 स्ट्रॉन्ग। हम तो बिल्कुल, आप ये वेनेजुएला वाली बात ना सोचे कि जी यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ तो बहुत कुछ हो जाएगा, हम कर देंगे। और वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। जैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन जो हुई हैं हुकूमत के हक पे, ये आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है ना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है आयशा कि ईरान के अंदर लोगों की हालत ख़राब है जी, सैंक्शंस बाइट कर रहे हैं, काफ़ी बुरा हाल है लोगों का। गैस नहीं मिल रही, एनर्जी सप्लाईज नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, बहुत हालत ख़राब है बेचारों की। मगर उसके साथ रजीम चेंज नहीं हो रही। जैसे कि शाह ईरान 1979 में रज़ा शाह पहलवी जब उसको गिराया था, तो उस वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी ऑल अक्रॉस ईरान, देवो उसको रोक नहीं सका था वो, डिस्पाइट हिज गेस्टापो, उसकी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस सर्विस थी, बट वो रोक नहीं सका था उनको। आज ही के दिन वो चले गए थे छोड़ के आज का दिन जी, 16 तो मगर उसके बाद फिर आयतुल्लाह ख़ोनी पेरिस से वापस आए थे और इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी, बिकॉज द मूवमेंट वाज इस्लामिक। ये मूवमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इस गवर्नमेंट को गिराते हैं, जिसको शायद वो पसंद नहीं करते लोग, बहुत से लोग, मगर वो कहते हैं कि ये तो फिर अमेरिका को तो उससे ज्यादा नफरत करते हैं। एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा ना, मर्ग बा अमेरिका। हाँ, बिकॉज उनको पता है कि तारीख के अंदर अमेरिका ने क्या क्या किया है जी। तो इसलिए आई थिंक इस वजह से वो मूवमेंट नहीं बन रही है फॉर रेजीम चेंज। एक दूसरा ये कि ईरान की हेल्प तो रशिया और चाइना कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि ये आइडियोलॉजिकल रेजीम है, मरने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है। बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना आयशा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो शहादत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इस्लाम के अंदर है, ये आपको बड़ी दिलेरी देता है, बिकॉज यू वेलकम शहादत ना, मौत का खौफ नहीं रहता। इसीलिए आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्मी, आपकी नेवी जो है, दे मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर प्रोडक्टिव एंड मच मोर अग्रेसिव। वो रिस्क लेते हैं, उन्हें फिक्र नहीं है कि मर जाओगे तो की हो गया, जन्नत ही मिलेगी। हाँ, तो उधर दूसरी साइड पे मरना इज यू नो, उनके लिए जिंदगी सब कुछ है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आई थिंक दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, द मोटिवेशन, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन ऑफ इस्लामिक फोर्सेस ऑफ बीइंग अ मुसलमान। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है। और फाइनल पॉइंट ये है कि उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं ना, मेगा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कहते हैं कि आपने तो कहा था यू विल नॉट गो इनटू वॉर्स, हाँ, जंग नहीं करेंगे, लेकिन और वहाँ भी रेजिस्टेंस आ रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं, यू अगेन गोइंग स्टेपिंग इनटू वॉर्स। और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगने के, बूट्स ऑन। तो ये फिर स्ट्राइक्स करने के साथ क्या होगा, आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो पहले स्ट्राइक्स कर ली हैं ना, चलो आप समझे कि पूरे कामयाब हो गए, क्या उसके साथ कोई मसला हल हुआ है? नहीं हुआ ना। ईरान तो वहीं खड़ा है। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप फिर जाके 2 दिन बमबारी करके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? या तो ये हो कि आप, जैसे आपने उससे पहले डिकैपिटेशन की थी सारी मिलिट्री लीडरशिप, बहुत से लोगों को मारा था, या तो आप, आर यू रेडी फॉर दैट, आर यू एबल टू डू दैट अभी भी, कि आप डेसिमेट कर दें द एंटायर लीडरशिप ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड द आयतुल्लाहs? वो आप नहीं कर सकते। और मैं, क्योंकि ईरान भी तो अब समझ गया ना गेम क्या है, उन्होंने भी तो कॉर्नर कर लिया, उनको भी समझ आ गई है CIA एजेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एंड दे आर ऑल्सो नाउ मेकिंग प्रिकॉशंस कि वो चीज़ फिर से ना हो जो पहले हुई थी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है, इसराइल को, कि रजीम चेंज नहीं होने जा रही है, अब भी नहीं होने जा रही, अभी और काम करना पड़ेगा, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी और करनी पड़ेगी। एक दूसरा ये कि अगर ईरान काउंटर अटैक करता है तो उसके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि हम उसकी काउंटर अटैक को रोक सकें। सो आई थिंक फॉर दीज रीजंस डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पीछे हटा लिए, एंड आई थिंक द ईरानियंस वेलकम दैट, कि अच्छी बात है, पीछे हटे आप, लड़ाई झगड़े से हटे, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज ईरान वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट 2 थिंग्स। एक ये कि मूवमेंट के साथ रजीम चेंज नहीं होनी। ये ट्राई करके देख लिया वैसे अब की बार, क्योंकि ईरानी मंदूब कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में कि हमें दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वहाँ जो राइफल्स यूज़ हो रही थी वो अमेरिकी साख्ता थी, जो 80 की दहाई में अमेरिका ने प्रोड्यूस की। तो अब द सेकंड रीज़न इज़ दैट इजराइल इज स्केयर्ड कि ईरानियन मिसाइल्स अगर आ गए इजरायली शहरों के ऊपर
तो वो तो ईरान ने थ्रेट किया है कि जहां जहां अड्डे मौजूद है फिर हम वो कहते हैं हम मरने जा रहे हैं तो हम आपको लेके मार के मरेंगे। हाँ, मार के मरेंगे। तो आई थिंक इस किस्म की रीअसेसमेंट हो रही है कि कब अगर करना है तो कब करना है, अभी नहीं करना। बट एक तरफ से ये सारा कुछ है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स सेफ्टी आई वॉश है ये। आई वॉश यस, बट बेसिकली ये डिसेप्शन है। डिसेप्शन है, हाँ, दिस इज अ डिसेप्शन। तो अटैक हो सकता है कि वो अभी भी तैयारी है पूरी, जब चाहे वो कर लेंगे और शायद करें, उससे पहले ये इंडिकेशन ये देना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो बट द इरानियंस आर नॉट फूल्स, दे आर रेडी। वो रेडी है, वो अब ये कहें या ना कहें वो बेड लेके बैठे हुए बटन के ऊपर। और जब तक ये लंबी चौड़ी बात नहीं होती और ये जो जहाज वहाज आए हुए हैं ये वापस नहीं चले जाते, तो उस वक्त तक ईरान तो बटन के ऊपर उंगली रख के बैठा हुआ है ना। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो बेड़े भेजे गए हैं, बहरी बेड़े, उनको तकरीबन पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त बाय कर रहे हैं। लेकिन वो आप वाली बात की डिसेप्शन हो सकती है। सेठ साहब, आपने इसमें रशियन और चाइनीज़ एड का जिक्र किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प या सपोर्ट किया। स्टारलिंक को डाउन करने में तो आर्टिकल्स छप रहे हैं कि रशिया के टेक्नीशियंस इन्वॉल्व थे जिन्होंने स्टारलिंक को जैम किया। कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान का भी आपको फुटप्रिंट दिखाई देता है कि उसने कोशिश की हो हमला रोकने में? देखिए, पाकिस्तान के तो ओपन स्टेटमेंट्स है ना कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। और सारे यही कह रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज यही कह रही हैं कि ये मत करें। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारे मिडिल ईस्ट के अंदर होंगे और फिर हमारी रीजन में होंगे। ऑलरेडी ईरान का जो इश्यू है विज़-अ-वी अमेरिका एंड इजराइल, वो इंडिया को तो ले भरा ना। चाबहार ऑयल, इंडिया नरेंद्र मोदी फारग हो गया बिकॉज वो अभी तक सो कॉल्ड न्यूट्रल लाइन ले रहा है। तो अभी तक तो जंग ही नहीं हुई। अभी तो पहली स्टेजेस ही हैं जिसके अंदर इंडिया मारा गया है, क्योंकि इंडिया जो है तजारत कर रहा है। और अब आखिरी अभी जो खबर आपने बताई है कि इंडिया की तरफ से अमेरिका ने कहा जी चाबहार को बंद करें। हाँ जी, 25% उन्होंने कहा टैरिफ जो ईरान के साथ मामलात करते हैं उन कंट्रीज पे लगेंगे फौरन। अब देखिए ना, ये देखिए, चाबहार इज नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान। हम तो ये समझते हैं चाबहार को इंडिया इसलिए सपोर्ट कर रहा था ताकि वो इंडिया अफगानिस्तान की तरफ उसको रास्ता मिल जाए और अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करे। मगर एक्चुअली जो रियल इशू है इंडिया, एक तो वो है कि ठीक है अफगानिस्तान तक हम इंडिया पहुंच जाए, वो तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, प्रॉक्सी वॉर के लिए। मगर उन्होंने आगे जाना है ना, सेंट्रल एशिया, रशिया, और उधर चाइना के साथ लिंक अप होती है वो सिल्क रूट। चाइना के तो सारे वो जो बना रहे हैं, पाकिस्तान को भी बाईपास कर रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं वो। रेल लिंक, रोड लिंक्स बन रहे हैं ऊपर। तो इंडिया तो अपनी तजारत के लिए भी ये करना चाह रहा था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो अब अमेरिका ने कहा कि इसकी तो हेल्प हो जाएगी, रशिया की हेल्प हो जाएगी। अच्छा। और आप ईरान की हेल्प कर रहे हैं बाय गिविंग देम मनी। इंडिया ने कोई $150 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए। आज मैंने सुना कांग्रेस के अंदर शोर पड़ गया वहाँ जी। ऐसे ही है ना। वो कह रहे हैं कि जी आपने इतने पैसे खर्च किए और आप भागे अब। और नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड, पहले उनके वो सब बयान चल रहे हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी और की बात सुने, हम इंडिपेंडेंट कंपनी हैं, हम किसी अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट, अमेरिकन प्रेशर तो पहले भी था ना। पाकिस्तान में भी है ना, ऑयल पाइपलाइन नहीं करनी। जी जी, आईपी और उससे बाकायदा निकलने की बात हो रही है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दे। वो तो अब हम भागे हैं ना, हम ईरान ने हमें धमकी दे दी कि जी हम तो आपको अदालत ले जाएंगे और आपको चंगे पड़े $1 ले लेंगे आपसे। वो जो रेकोर्ड के ऊपर हुआ है, तो अब ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ईरान के साथ कर लेते हैं। अब ईरान को भी तो चाहिए ना, नॉट टू बी अनरीजनेबल। ईरान की इतनी सपोर्ट हम कर रहे हैं, ईरान को भी चाहिए टू बी, उसको पता है कि ये अमेरिकन नहीं करने दे रहे, बट वी शुड नॉट बी पीनलाइज फॉर दैट। और एक्चुअली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस ऑल्सो इंटरनेशनली, हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। मगर ये है कि वी नीड टू हैव द राइट लॉयर्स टू बी एबल टू कंटेस्ट दिस। आई डोंट थिंक ईरान इज अ गुड केस, बट स्टिल अगर आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट हो जाती है तो दैट विल बी वेरी गुड। मगर हमारा मसला तो ये अमेरिका नहीं करने दे रहा हमें। और अगर इंडिया जैसा मुल्क घुटने टेक दे रहा है, हाँ, $120 मिलियन उन्होंने पे किए हैं, और तो मतलब है कि हम कौन है। हाँ। जब इंडिया के ऊपर ये चीज़ होती है तो वो भाग जाते हैं। हाँ। तो हुआ भी। हाँ, हम तो वैसे भी अलाई बने हुए हैं इस वक्त अमेरिका के, हम तो हर बात मान रहे हैं उनकी। जी, उनके जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, उस बोर्ड के नुमाइंदे हुकूमत के भी मुस्ताफ़ी हो गए, यहाँ तक कि वेबसाइट भी उन्होंने बंद कर दी है, इतना प्रेशर है अमेरिका की तरफ से। बट सेठ साहब, कमिंग बैक टू ईरान, क्या हम इसे टेम्पररी पॉज कहेंगे, स्ट्रेटेजिक पॉज कहेंगे? हमले का ख़तरा अब भी मौजूद है, क्योंकि कैरोलिन लेविट कह रही हैं कि अभी भी हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं और 800 फांसियाँ हमारी वजह से ईरान ने मुलतवी की हैं, उन्होंने फांसी नहीं दी। नहीं, फांसी तो जो मैंने सुना था एक ही बंदे को मिली जी, बट उन्होंने ये क्लेम किया कि 800 के करीब फांसियाँ रुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट तो अच्छी खासी की है ईरानी गवर्नमेंट। एक तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो है वो कह रहे हैं 20,000 लोग मारे गए। जी, उनके ठीक है,
और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कहते हैं 2000 के करीब, मगर उसमें अंदर वो कहते हैं 800-700 हमारे भी लोग सिक्योरिटी लोग भी मारे गए। सो वी डोंट नो द ट्रूथ, बट जाहिर है वेस्टर्न मीडिया जो है वो तो एग्जैजरेट करेगा ना, प्रोपेगेंडा करेगा वो, उनको तो एक्सक्यूज चाहिए फॉर इंटरवेंशन। अच्छा, मगर अब ये है कि मेरा ख्याल है ये पॉज है, जैसे संदूर पॉज पे नहीं है, हाँ, साल हो गया पॉज हो यार 6 महीने तो हो ही गए, मई विच होएगा, मई च होया सी ना, तो मतलब है जनवरी चल रहे हैं, तो ये भी कोई लंबा पॉज ना हो जाए, पहली बात ये है। मगर वो ऑप्शन ये रखेंगे, पहले दिन से इन्होंने ऑप्शन रखी हुई है, प्रेशर ऑन ईरान, इसीलिए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया। ठीक, अब उनको तकलीफ ये है कि ये मिसाइल प्रोग्राम जो है इसका क्या किया जाए, because it's the missiles that are threatening Israel and the Abraham Accord countries. तो missiles तो सारी Iran has a huge stockpile of ballistic, supersonic and now hypersonic missiles. That is their main defense. उनके पास तो कोई आयरन डोम तो नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी एयरफोर्स है जो कि लड़ सकती है अमेरिकनों के साथ, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो आएंगे तो सारे जैम कर देंगे, ठीक, तो वो तो कर नहीं सकते। सो ऑल दे हैव आर द मिसाइल्स। बट बिहाइंड द सीन चाइना और रशिया की, जैसे आपने बात की, अभी रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आ रहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान वो मुसालहत की कोशिश कर रहे हैं। क्या रशिया की ऐसी कोई कोशिश कामयाब होगी पारा नीचे लाने में, इसराइल और ईरान के दरमियान मामला सेटल हो? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो तो नहीं होगा, बट व्हाट इज सर्टनली पॉसिबल इज दैट जैसे बाकी दुनिया अमेरिकन प्रेशर में ईरान के साथ तजारत कम करेगी टू अवॉइड द टैरिफ, जी 25%, उसने कहना जो तजारत भी करेगा उसको भी उड़ा देंगे, उसमें हम भी आ जाते हैं, हम भी छोटी मोटी तजारत करते हैं, असी तो बंद कर देंगे, ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते, हमने अफगानिस्तान के साथ बंद कर दिया, ईरान के साथ भी बंद कर देंगे, मगर इंडिया इज़ लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स ना, उनका तो इकोनॉमी इज़ अ वेरी बॉयंट इकोनॉमी, तो अब इंडिया अगर पीछे हट जाएगा तो फिर रह क्या गया पीछे, तो सिर्फ चाइना रशिया है जो कि विल कंटिन्यू टू वर्क विद ईरान, और एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिक्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। देखिए इंडिया जो है ना अब वो क्वाड शॉट भूल गया है, इंडिया इज लेफ्ट क्वाड्स इन ऑल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अच्छा, और अमेरिका का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्वाड में। अब इंडिया जो है वो ब्रिक्स, अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ब्राज़ील ने ब्रिक्स ब्राज़ील से शुरू होता है, इंडिया एंड ब्राज़ील आर द टू ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। तो ब्राज़ील ने ऑलरेडी अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर से अनाउंस किया, हम हट रहे हैं, हम युआन में या रूबल में करेंगे या अपनी करेंसीज में करेंगे। सो अगर ये होना शुरू हो गया तो 50% ऑफ द वर्ल्ड इज रेडी टू गो आउटसाइड ऑफ द डॉलर। अगर वो आउटसाइड ऑफ डॉलर चाहते हैं तो अमेरिका इज गोइंग टू गेट इनटू वेरी सीरियस ट्रबल। उनकी सारी स्ट्रेंथ ही है डॉलर की, तो अगर डॉलर जो है उसकी डिमांड आधी हो जाती है तो इकोनॉमी का क्या, तो अमेरिका की इकोनॉमी डॉलर की वैल्यू का क्या होगा? इसीलिए ऑलरेडी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कारोबारी लोगों में कि सोना और चांदी खरीदी जाए। जी, उसकी कीमतें भी होशरुबा हद तक बढ़ चुकी हैं। जी, इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं चांदी और सोना में, इसीलिए बिकॉज दे फेयर कि अब ब्रिक्स आ गया, ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से डॉलर कमज़ोर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी अमेरिका में, एंड जो डेट है वो बढ़ जाएगी और कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे ब्रिक्स पे नज़र रखे हुए हैं, उनके ट्वीट्स बताते हैं कि वो इतने आसानी से तरने वाला नहीं बनेंगे पॉलिसीज़ का। लेकिन ब्रेक से पहले सेठ साहब, आपने बात की कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज है आर्जी, तो क्या टारगेटेड असॉल्ट हो सकते हैं, असैसिनेशंस हो सकती है ड्यूरिंग दिस पीरियड? बिल्कुल हो सकता है, ईरान में टारगेटेड अटैक्स कैन कंटिन्यू, और ये ख़त्म नहीं हुई हैं, दे कैन कंटिन्यू, मगर क्या बूम बूम दैट मे नॉट हैपन फॉर द टाइम बीइंग। ऑन द अदर हैंड अगर ये डिसेप्शन है तो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करके फिर कुछ हो जाएगा, कोई इसराइल की डिपेंड करता है, ये सारा कुछ इसराइल चला रहा है। अमेरिका कब उसे रोकना है, अभी भी पहले भी इसराइल का प्रेशर था, करो करो करो, अब इसराइल ने कहा नहीं अभी ठहर जाए, हम तैयार नहीं है, ठीक है ना। जब पता चला कि ईरान ने ये करना है तो अब ये इसराइल पे डिपेंड करता है हाउ इसराइल विल रिएक्ट टू इट। खबरें तो ये शुरू हो गई थी कि नेतन्याहू ने अपना जहाज़ तैयार कर लिए कि अगर ईरानियन मिसाइल्स आनी शुरू हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो निकल के कहीं और साइप्रस भागने की सोच रहा था। तो इस किस्म की वहाँ देखिए रूमर मंगरिंग है ना, ये कमज़ोरी शो करती है, फिर खौफ शो करती है ना। तो आई थिंक दिस इज वे वी आर राइट नाउ। बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल जो बड़ी जंग का खतरा है वो आर्जी तौर पर टल गया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और एक बार फिर खबरों में
डोनाल्ड ट्रंप, द ट्रैम्पोलिन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, जो उन्होंने ग्रीनलैंड पर एक अपना हुक्म सादिर कर रखा है, और उसके बाद उनके साथ बातचीत के लिए वहाँ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मिनिस्टर्स पहुँचे। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज़ आप बाज आ जाए, मत करें ग्रीनलैंड के साथ, लेकिन नहीं माने वो। तो फिर उन्होंने वहाँ नेटो कंट्रीज़ ने अपने फौजी भिजवा दिए। सेठ साहब, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल क्या है? फौजी भिजवा दिए? जी जी। कितने? मेरा ख्याल है फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13। अच्छा, तो इसका मतलब है ये बेसिकली सिग्नल है ना। हाँ, वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, ये अमेरिका को कोई ऐसा जवाब नहीं है। दिस इज वे ऑफ सेइंग टू डोनाल्ड ट्रंप कि डोंट पुश अस ओवर द लाइन, हमें दीवार से मत लगाएं। हाँ, हमें दीवार से मत लगाएं। हम कर तो कुछ नहीं सकते, मगर हमें मजबूर ना करें कि हम टूट जाएंगे आपस में। नेटो टूट जाएगा। हाँ, नेटो जो है कमज़ोर हो जाएगा अगर एक नेटो का मुल्क जो है वो दूसरे नेटो के मुल्क के ऊपर हमला करता है इस तरीके से। बिकॉज डेनमार्क इज़ अ नेटो कंट्री ना, अमेरिका इज़ द हेड ऑफ नेटो। तो मतलब प्रॉब्लम तो बन जाएगा ना। ऑलरेडी नजम सेठी कह रहा है कि नेटो नहीं बचता। मैं तो कब से कह रहा हूँ ना कि ये नेटो फारग हो जाएगा। हाँ, 1 साल प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ही आए थे आपने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था नेटो कमज़ोर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फारग हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि नेटो ना रहे, मगर जो उसकी जो मेन थ्रस्ट है इसलिए बनाया गया था वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये यूक्रेन का मसला रशिया के हक में होता है, हाँ। तो नेटो की जो सारी एक्सपेंशन थी, सारा कुछ वो जर्मनी पुश कर रहा था और फ्रांस पुश कर रहा था, और यूके तो वैसे ही रेलू कटा हर जगह पे पहुंच जाता है। सो आई थिंक यूरोप ने ये फैसला किया है कि यार अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। वी कांट ट्रस्ट अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ तो दिखाएं ना अपने दांत वांत। अगर नहीं भी हैं, फॉल्स टीथ हैं, तो कुछ करें तो सही। कुछ और इशारा कर देते हैं हमारे 30 ट्रूप्स चले गए वहाँ। दिस इज जस्ट नथिंग, इट मीन्स नथिंग, बट सिंबॉलिक सा है। हाँ, सिंबॉलिक कि वी आर रेडी टू रेजिस्ट। और नेटो और डेनमार्क ने कह दिया कि अगर आप ये करेंगे तो नेटो टूट जाएगा। तो आई थिंक कि दीज आर थ्रेट्स। डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी आसानी के साथ ये नहीं कर सकता कि ये करे और उसके बाद उसके जो रिपोकशंस हैं उसको भी संभाल ले। अलबत्ता अगर वो ये समझता है कि अब नेटो की ज़रूरत नहीं रही तो फिर कर देगा, मगर मैं समझता हूँ वो अभी वक्त नहीं आया। वो अभी वक्त नहीं आया। अभी वो चाइना और रशिया को ही वांट्स टू शो विक्ट्रीज अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, और विक्ट्री ताई होएगी जिन्होंने यूक्रेन जो है वो सेटल होगा, और यूक्रेन सेटल होगा ऑन रशियन टर्म्स, नॉट ऑन यूरोपियन टर्म्स। मगर यूरोपियंस हर स्टेज पे कोशिश करेंगे सबोटाज करने की, स्पेशली लेड बाय जर्मनी। जर्मन जो है उनकी कोई तारीखी मसला है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, हाँ। उसी तरीके के साथ इनका भी है। वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ। हमें रूस याद है, पुराना ज़ारिस रशिया, कि वो यूरोप। आज एक इंटरव्यू चाहिए जाते जाते मैं कह दूं एक रशियन एक्सपर्ट की कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल करें। हाँ, वो उन्हें प्रॉब्लम करार दे रहे हैं। हाँ, कि ये 2 मुल्क हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यूके एंड जर्मनी। हम इनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स करेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई, अगर यूक्रेन के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता था। तो आई थिंक ये धमकियाँ चल रही हैं हर जगह से। इस वक्त दुनिया फ्लक्स में है। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता वो आ रहा है या जा रहा है। एक चीज़ करता है फिर भागता है, फिर इधर करता है फिर भागता है, फिर इधर करता है ये भागता है। आप एक पूरा प्रोग्राम कर लें मेरे साथ कि उसने क्या कहा और हुआ क्या। हाँ हाँ, ठीक है। वो दुनिया यानी बहाव में है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये नेचर डिस्कस की जा रही है कि वो धमकियां देकर रिस्पांस चेक करते हैं। ग्रीनलैंड के मामले में भी कुछ ऐसा है, लेकिन 2 हाथियों की या 3 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का हो रहा है, और घास आप यूरोप समझ लें और किसी हद तक ग्रीनलैंड को भी समझ लें। मुस्तकबिल जो है वो अभी तक अभाम में ही है। प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक हो तो इस नंबर पर भेजिए, जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू।